नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि अपना पिछला जो पार्ट चला था वो चला था रेमेडियल टीचिंग का, और रेमेडियल टीचिंग है उसके अंदर अपनी बात क्या हुई थी कि एमसीक्यूज अपन कर रहे हैं। तो पार्ट वन अपन ने लिया था, मैंने पार्ट वन वहां पर लिखा नहीं था। अब आप यहाँ ध्यान रखना, ये जो आपका रेमेडियल टीचिंग से जुड़े हुए एमसीक्यूज हैं, ये इस बार जो अपने रहेंगे, इन्हें अपन जो नाम देंगे वो नाम दे देंगे आपका वहां पर पार्ट टू का नाम दे देंगे। ये चीज मैं आपके समक्ष वहां पर लिख देता हूं ताकि आपको वहां पर याद रहे। ये जो मैनर अपने पास में आएगा ये कैसा रहेगा वहां पर आपका पार्ट टू का, ठीक है, ताकि पीछे वाली क्लासेस हैं उनको आप आराम से देख पाएं, आराम से उन चीजों को समझ पाएं। रेमेडियल टीचिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो सुधारात्मक होता है, उपचारात्मक होता है, जो चीजें निदानात्मक होती हैं, बच्चे जो स्पेशल लर्नर्स हैं, स्लो लर्नर्स हैं, उनकी कमियों को ढूंढना, ढूंढने के बाद में उनकी स्ट्रेटजी बनाना, उनकी व्यू रचना बनाना, उनकी रणनीति वहां पर बनाना, ये चीज वहां पर आपको मैंने बताई थी। ठीक है, तो अब बिना देरी किए बिना आते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। इसको चेक करिएगा सारे बच्चे। वहां पर सवाल क्या है? द प्राइमरी पर्पस, जो आपका प्राथमिक उद्देश्य है किसका वहां पर? डायग्नोस्टिक टेस्ट का। ठीक है, ये गौर करना। अपने पास में एक पैटर्न यहां लिखा हुआ है, कौन सा बेटा जी? आपका वहां पर डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है। डायग्नोस्टिक का मतलब जिनके बारे में क्या की जाती है? आपकी जांच की जाती है, जिनके बारे में वहां पर चीजों का पता किया जाता है कि बच्चे की कमी क्या है, बच्चे के अंदर क्या डिमेरिट आ रही है, बच्चे की डेफिशिएंसी क्या है, बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की वहां पर जरूरत क्या है। तो जब रेमेडियल टीचिंग है, रेमेडियल टीचिंग के अंदर जो टेस्ट ये डायग्नोस्टिक है उसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है बेटा? आपका डी टेस्ट कहा जाता है। तो डी टेस्ट के तहत आपकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप आगे बढ़ने की बातें बता सकते हैं, उन चीजों से उन्हें जोड़ने का काम वहां पर कर सकते हैं। तो गौर करो, मेजर ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट, क्या उनकी संपूर्ण तौर पर सारी की सारी अकादमिक जो उपलब्धियां हैं उनको नापना। अगर अकादमिक उपलब्धियों को आप नापते हैं तो रेमेडियल तो किसी खास पॉइंट पर होता है, किसी खास बिंदु पर वहां पर आपका माना जाता है, बाकी चीजों पर इसे जोड़ा नहीं जाता है। तो इनकी जो स्थितियां होती हैं उन स्थिति विशेष के अंदर इन सारी चीजों से हम इन्हें हटा सकते हैं, या फिर इन्हें अलग करते हुए एकेडमिक नेचर में तो लेंगे, लेकिन एकेडमिक नेचर में सारी इकाइयां नहीं लेंगे, बल्कि केवल एक इकाई उसके अंदर देखेंगे कि बच्चे की कमी कहां आ रही है, बच्चा किस प्रकार से उसे परफॉर्म करने की कोशिश वहां पर कर रहा है। सिर्फ वो चीजें हम उन्हें देखने के लिए कहेंगे या उस पर काम किया जाएगा। तो ओवरऑल नहीं होगा, बच्चे का जेनेरिक मैनर नहीं आएगा, बल्कि कौन सा आपका स्पेसिफिक मैनर है आपका। ठीक है, यहां पर ओवरऑल का मतलब क्या होता है? जो चीजें जेनेरिक हैं, मतलब सारी की सारी हैं, उनकी बातें यहां पर नहीं होंगी, बल्कि कैसी होंगी? खास बातें होंगी। तो ये चीज यहां से हट जाएगी। आइडेंटिफाई, हम पहचाने, किसको पहचाने बताओ? देखें, आपका बच्चे की स्पेसिफिक जो विशिष्ट है, विशिष्ट क्या है? लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, अधिगम की कठिनाइयां हैं, अधिगम की परेशानियां हैं, उनको हम वहां पर जांचें। बिल्कुल, खास जो परेशानी होती है, जिस पर बच्चे की दिक्कत आती है, उस पर रेमेडियल दी जाती है, उसी को डी टेस्ट में पहचाना जाता है। अगला, कि बच्चे की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, भाषा की जो दक्षता है, प्रवीणता है, भाषा की जो कुशलता है, भाषा की जो निपुणता है, उसका आकलन करना। नहीं, आकलन का तो काम बाद का होता है, ये तो असेसमेंट का, मेजरमेंट का, इवेल्युएशन का बाद का हिस्सा होता है, पहले का हिस्सा वहां पर नहीं होता है। इसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज, मतलब अध्यापन या शिक्षण की जो व्यू रचनाएं हैं, रणनीतियां होती हैं, उनके बारे में उन्हें विकसित करने का काम करना। ये तो जब डी टेस्ट में ये पता चल जाता है कि लर्निंग डिफिकल्टी क्या है, सीखने या अधिगम की परेशानी क्या है, तब इसका सहारा वहां पर लिया जाता है। तो एक बार फिर से एक क्वेश्चन आपको याद करवाता हूं कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डी टेस्ट किसमें? रेमेडियल टीचिंग में होता है। उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जब बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज में जो स्पेसिफिक नेचर है, जो विशिष्ट उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने का काम वहां पर किया जाता है। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 का, ये नंबरिंग में आपकी कर दूंगा, आप चेक करते चले। यहां पर दूसरा सवाल अपने पास में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा स्टेप्स, मतलब वो कदम है, शुड बी परफॉर्म, जिसे आपका उठाया जाना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए सबसे पहले। बताओ कहां पर? रेमेडियल टीचिंग प्रोसेस में, मतलब उपचारात्मक या सुधारात्मक जो आपका शिक्षण प्रक्रिया होती है, उसमें निम्नांकित में से कौन सा कदम लिया जाना चाहिए, कौन सा कदम आपका वहां पर उठाया जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा कदम उठाएंगे आप? सबसे पहला काम यही तो करेंगे ना बेटा, कि बच्चे के लिए पहचानेंगे,
उस चीज का विश्लेषण करेंगे। कौन सी बात का? विशिष्ट जो अधिगम की कठिनाइयां होती हैं, अभी अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज वहां समझाई है, वो का वो सवाल अगर अलग एंगल से पूछा जाता है तो ये सवाल आपका बन जाएगा। तो आंसर सीधा सीधा पड़ा है, रेमेडियल टीचिंग परफॉर्मेंस होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, एक्शन होता है, एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन होता है। तो बेटा सबसे पहले हम डी टेस्ट करेंगे और डी टेस्ट के अंदर हम क्या देखेंगे? बच्चे की स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, उसमें उसे आइडेंटिफाई करें, उसको एनालाइज करने का काम करें। बाकी चीजें देखो यहां से हट जाएंगी। आप क्या करते हैं? पोस्ट टीचिंग असेसमेंट, मतलब अध्यापन या शिक्षण के बाद में आपके जो आकलन होते हैं उनका आप प्रशासकीय अवस्था रखते हैं। नहीं, ये पहला काम नहीं हो सकता है। प्रिपेयर रेमेडियल लेसन प्लान्स, आप अपने उपचारात्मक सुधारात्मक पाठ इकाइयों की योजना तैयार करते हैं। तो ये तो जब बच्चे की कमियां पता चलेंगी उसके बाद का प्रोसीजर है, पहले का प्रोसीजर नहीं है। कंडक्ट ग्रुप रेमेडिएशन सेशंस, आप वहां पर समूह के तौर पर उपचारात्मक सत्र रखेंगे, उनको संचालित करेंगे। तो बेटा ये भी काम बाद का होता है। पहला काम, जो आवाज बीच में अगर कट रही है तो मैं दोबारा बोल देता हूं, पहला काम जो बच्चे का है वो काम कौन सा रहेगा बताओ? आपका केवल और केवल ये रहेगा जहां पर बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज है उनके ऊपर फोकस वहां पर करता हुआ मिले। अगली बात पे यहां पर आओगे, आपका नंबर 3 वाला है, ठीक है? उस मैनर को देखना जरा, क्या बोला? आफ्टर आइडेंटिफाइंग, इस बात को पहचानने के बाद में, किसको? वहां पर लर्निंग डिफिकल्टीज, आपकी जो सीखने की अधिगम की जो कठिनाइयां होती हैं उनको पहचानने के बाद में, उनको जानने के बाद में कि बच्चे के सीखने में परेशानियां क्या आती हैं, तो एक जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके लिए वहां पर अपने पास में नेक्स्ट स्टेप टीचर का क्या होना चाहिए? टीचर क्या करेगा? बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज को पहचान लेगा, तो उसका जो अगला कदम है ना वो क्या होना चाहिए? सुनना जरा। टू बिगिन रेगुलर क्लासरूम टीचिंग, कि आप कक्षा कक्ष का नियमित तौर पर अध्यापन का कार्य शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं, ये काम तो पहले से हो ही रहा है। रेमेडियल की जरूरत क्यों है? क्योंकि बच्चा क्लास में नहीं सीख रहा है, तभी तो रेमेडियल की जरूरत है। अगर क्लास में सीख रहा होता तो रेमेडियल की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं थी। अगली बात में, टू प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट टारगेटेड रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, आप क्या करें वहां पर? बच्चे के लिए तैयार करें। किसको तैयार करें? आपका वहां पर उस निदानात्मक उपचारात्मक सुधारात्मक जो अनुदेशन की सामग्री होती है, जिस पर आपका उद्देश्य है, उसको क्रियान्वित करने का काम करें। यही तो होगा ना। पहले आप कमी ढूंढेंगे, अब उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। यहां अगली चीज, टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, बच्चा या जो विद्यार्थी है उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, उसकी जो खासियत है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनको पहचानने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। टू फोकस ओनली ऑन रोट मेमोराइजेशन टेक्निक्स, केवल इस बात पर फोकस करें, ध्यान केंद्रित करें कि बच्चे को रट्टा कैसे मरवाया जाता है, उन तकनीकों पर फोकस आपका कैसे किया जाता है। तो ये चीजें वहां से क्या हो जाएंगी बताओ? आपका हट जाएंगी, ठीक है? सीधा सीधा है बच्चे की, जब आप स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज को पकड़ लेते हैं, उसके बाद में आप ऐसा रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस का मटेरियल तैयार करें, उन्हें इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें कि किस तरीके से बच्चे को वहां पर इसमें सुधार दिया जा सकता है। अगले सवाल पे आए। क्वेश्चन नंबर अपने पास में वहां पर 4 का रहेगा। चौथा सवाल आप देखें, इसमें सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं हटता इसलिए हूं कि आप वहां पर एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लें, ताकि मैं आपके आगे ना रहूं, वहां पर आप इजीली वहां पर इन चीजों को समझ सकें। आपका गौर करना वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा, इज नॉट ए टिपिकल फीचर, एक विशिष्ट प्रकार की विशेषता नहीं है अब रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जहां पर आपके पास में रेमेडियल टीचिंग का विशेषता का भाग नहीं है? तो गौर करना, यहां पर एक प्रोग्राम चलता है जिस प्रोग्राम का नाम होता है आईईपी, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। व्यक्तिगत आधारित आपका या व्यक्ति आधारित आपका जो शैक्षणिक कार्यक्रम होता है, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर बच्चे की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम के आधार पर बच्चे का समाधान किया जाना चाहिए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए, उनमें इन्हांसमेंट लाने की बात वहां पर
की जानी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टाइप है जो नहीं है, विशिष्ट प्रकार का फीचर नहीं है, जो किसमें देखने को मिलता है, आपका रेमेडियल टीचिंग में देखने को मिलता है, उसके बारे में वहां पर बताने को मिलता है। तो बताओ, यहां पर फोकस ऑन, ध्यान केंद्रित किया जाता किस पर, इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग बिल्कुल किया जाता है। एम्फेसिस, जोर डाला जाता है ऑन लॉन्ग टर्म एकेडमिक इंप्रूवमेंट, लंबी अवधि के आधार पर आप क्या करते हैं, बच्चे के अकादमिक सुधार की गुंजाइश रखते हैं, मतलब जब तक बच्चा नहीं सुधरेगा तब तक उसके लिए कोशिश जारी रखेंगे, सही है। यूनिफॉर्म, आप संगठित करेंगे, आप उन चीजों को वहां पर एकत्व के रूप में रखेंगे उस टीचिंग या इंस्ट्रक्शन को। बेटा इंस्ट्रक्शन का मतलब यहां पर टीचिंग से, अनुदेशन से है। फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सारे बच्चों को अगर आप एक साथ पढ़ाएंगे तो वो रेमेडियल नहीं होगा, वो रेमेडियल काउंट नहीं होगा। रेमेडियल पता काउंट कब होगा, जब वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, प्रॉब्लम अलग अलग बच्चे की अलग अलग होती है, उसके आधार पर देखा जाता है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स बेस्ड ऑन फीडबैक, आप वहां पर ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन करते हैं किसमें, आपका आपकी शैक्षणिक पद्धतियों के ऊपर बेस्ड ऑन फीडबैक, जो उस पृष्ठभूमि पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं, निर्धारित मानी जाती हैं। तो आप ये बताओ, यहां पर ये काम भी बिल्कुल होता है कि बच्चों का फीडबैक मिला और उसके आधार पर अपनी टीचिंग मेथड्स में जो सुधार करना है, जो चेंज करना है, जो समायोजन करना है, वो आप वहां पर करते हैं। तो ये तो तीनों होते हैं, केवल एक ये नहीं होगा, कौन सा, कि आप सारे बच्चों को साथ लेकर चलें। अगर सारे बच्चों को साथ लेकर चलते हैं तो बेटा वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, बोलो, आपका आपके पास में वो मैनर नहीं आएगा जो रेमेडियल का होता है, रेमेडियल इंडिविजुअलाइज्ड होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपका आईईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम वाला, वहां पर बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं, पांचवा सवाल आज का। वहां पर अगर आप डेली मेरे पास में 10 से 15 सवाल करते हैं तो लास्ट में आते आते आपके पास में इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा कि आपको तकलीफ वहां पर नहीं रहनी है। पढ़िए इस क्वेश्चन को अपनी बातों से बाहर आते हुए। इन रेमेडियल टीचिंग, आपके निदानात्मक, उपचारात्मक, सुधारात्मक शिक्षण के तहत व्हेन ए स्टूडेंट शोज प्रोग्रेस, जब एक विद्यार्थी है वो उन्नति दर्शाता है इन ओवरकमिंग, किसमें, जीत प्राप्त करने में, किसमें, या स्पेसिफिक डिफिकल्टी, एक विशेष प्रकार की परेशानी में, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है, दोबारा सुन लेना, क्वेश्चन क्या है कि आपके सुधारात्मक, उपचारात्मक शिक्षण के अंदर जब एक विद्यार्थी है वो उन्नति या फिर विकास या प्रगति है वो दर्शाता है, जब वो किसी विशेष प्रकार की जो कठिनाई होती है उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओवरकमिंग के मायने क्या होते हैं बेटा, जब चीजों पर आप क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, उन चीजों के बारे में आप वहां पर बताना चाहते हैं। तो ये काफी ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता किसके लिए है, वो चीज आपको वहां पर देखनी है। मूव ऑन टू ए कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जब बच्चा स्पेसिफिक डिफिकल्टी है उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो क्या आपका बच्चा वहां पर पूर्णतया किसी अलग विषय की तरफ आगे बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। ऐसा काम तो नहीं होता वहां पर आपका, ठीक है। उसे दूसरे सब्जेक्ट में क्यों, उसी सब्जेक्ट में एक्सेल करवाना है, उसी सब्जेक्ट में आपको आगे लेकर जाना है। कंटिन्यू री, मतलब निरंतर तौर पर लगातार आप क्या करते हैं वहां पर, पुनर्बलित अवस्था रखते हैं, किसकी, द कॉन्सेप्ट्स, उन अवधारणाओं की, ठीक है, जब तक कि इसमें मास्टरी या कुशलता है वो आपकी अचीव या प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक बच्चे से कोशिश करवाते रहिएगा, जब तक कि बच्चा है उसकी मास्टरी उसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐसा होता है। टेस्ट देम अगेन, उनका दोबारा क्या करें आप, परीक्षण करें, जांचें, और किस पर, सेम डिफिकल्टी, उसी के उसी परेशानी पर इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत। अगर बच्चा है, बच्चे ने हाल ही में कोई गलती की, उसका एक टेस्ट आपने ले लिया, अब टेस्ट लेने के बाद में हाल ही में दोबारा टेस्ट लेना है या पहले उसे सुधारना है, पहले उसकी कमियों पर फोकस करना है, काम करना है, उसके बाद उसका टेस्ट लेना है, हाथों हाथ वहां पर टेस्ट नहीं लेना है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। फोकस सोलली, सोलली का मतलब केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ, वहां पर आप क्या करते हैं, बच्चों की दूसरी जो डिफिकल्टीज आती हैं या फिर परेशानियां आती हैं, उन चीजों को उनको बोलने के लिए या बताने के लिए कहा जाता है। तो देखो फिर आपने यहां पर अपनी बात ये सुनो, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया आपका, हल्का सा, कि आप इस बात को समझें कि सोलली है, सोलली का मतलब क्या बताओ आपका वहां पर, ओनली एंड
ओनली से है। तो जो बच्चा है वो केवल और केवल क्या करे, वहां पर दूसरे बच्चों की डिफिकल्टीज हैं उन पर, या टीचर है वो दूसरे बच्चों की डिफिकल्टीज पर फोकस करें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मेनली फोकस किस पर होना चाहिए, खुद पर, बच्चे का खुद पर होना चाहिए और टीचर का उस बच्चे पर होना चाहिए जिसे रेमेडियल क्लास की जरूरत है। ठीक, अगले सवाल पे आओ। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 6 का नजर डालना एक बार इस पे। सवाल क्या है, व्हेन रेमेडियल टीचिंग, जब आपका रेमेडियल टीचिंग है इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, जब उसे क्रियान्वित किया जाता है, तो फीडबैक शुड बी, आपकी जो पृष्ठभूमि है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, आपका वहां पर पीछे का जो आपका फीडबैक है आपके पास आना चाहिए। मैंने जो पृष्ठभूमि बोला है वो फीडबैक की खातिर नहीं बोला है। पृष्ठभूमि के मायने बेटा क्या होते हैं आपका वहां पर इंग्लिश में, बैकग्राउंड होता है। और बैकग्राउंड का मीनिंग अगर अपन लेना चाहें तो बताओ, बैकग्राउंड को अपन हिंदी में कहेंगे तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा आपका वहां पर, पृष्ठभूमि कहा जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो फीडबैक है मतलब आपने जो काम किया उसका आपको रिजल्ट क्या मिला, उसका आउटकम क्या आया, उसका वहां पर कॉन्सिक्वेंस क्या आया, परिणाम क्या आया। तो जब रेमेडियल टीचिंग है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, क्रियान्वित कर दिया जाता है, उसके बाद में उसका परिणाम कैसा होना चाहिए। अब ये आया है वो नहीं पूछा है, बल्कि हमसे क्या पूछा है, उसका रिजल्ट कैसा होना चाहिए। एक वर्ड इसमें बीच में आया हुआ, इसका ध्यान रखना, कुछ बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, मैं लिख देता हूं। यहां पर इसे क्या कहा जाएगा, जब इन चीजों को क्या कर दिया जाता है, आपका क्रियान्वित कर दिया जाता है, इन चीजों को वहां पर पूरा बता दिया जाता है। तो इस टर्म को अपन किस में लेकर जाएंगे बताओ, देखिए आपका वहां पर इंप्लीमेंटेशन के पार्ट में लेकर जाएंगे। गिवन ओनली एट द एंड ऑफ द टर्म, जब चीजें हैं केवल टर्म के एंड में या फिर उस तंतु के आखिर में आपको बताई जाती हैं, तो ऐसा हिस्सा तो वहां पर बनेगा ही नहीं ना। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग है वो ड्यूरिंग लेक्चर होगा, ड्यूरिंग क्लासेस होगा, ड्यूरिंग सिलेबस होगा, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, आफ्टर नहीं होगा, एंड में वहां पर नहीं होगा कि आपने सिलेबस खत्म कर दिया उसके बाद में रेमेडियल नहीं, चलता रहना चाहिए। बीच में आपकी प्रॉब्लम आएंगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा और उसके तहत वहां पर इसका सॉल्यूशन निकलेगा। बताओ ये लास्ट में होना चाहिए या फ्रीक्वेंट बार बार होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। स्पेसिफिक, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बच्चे से बच्चे का अलग अलग देखा जाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव, उसमें निर्माणात्मक स्थिति बननी चाहिए, ये सारा फोकस होना चाहिए। तीनों इसमें प्लस है आपका। फिर अगली चीज कौन सा, गिवन ओनली इफ द स्टूडेंट आस्क्स फॉर इट, केवल ये तब दिया जाना चाहिए जब बच्चा इसके बारे में क्या कहता है, पूछता है, बच्चा इसके बारे में वहां पर बोलता है। तो ये चीज भी कैसी है, नेगेटिव है। बच्चा चलाकर थोड़ी कहेगा कि सर मुझे रेमेडियल दो। बच्चा स्लो लर्नर है, स्पेशल लर्नर है, पहले से डरा हुआ है, बच्चे में पहले से ये तकलीफ है, पहले से कमी हमें देखने को मिलती है। तो यहां से ये चीजें क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। लिमिटेड टू ग्रेडिंग एंड स्कोर्स, केवल और केवल उसकी ग्रेड कौन सी आनी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड वाला, उसका स्कोर कितने परसेंटेज रहने, यहां तक ये चीज सीमित है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक इसका कोई सीमांकन नहीं होना है। तो कुल मिला के जो मेरा रोल है, मेरी भूमिका है, वो ये है कि बच्चे को जब रेमेडियल टीचिंग दे दी जाती तो फीडबैक कैसा होना चाहिए, बार बार आना चाहिए, स्पेसिफिक, विशिष्ट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक आधार पर निर्मित कार्य, निर्माणात्मक कार्य वहां पर मिलना चाहिए। अपने पास क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, 7 का है आपका 7वां सवाल। देखो अपन 10 सवाल भी निकालते हैं तो एक एक सवाल आपके पास में ढंग से पता आपको होना चाहिए। वन ऑफ द की स्ट्रेटजीज, आपकी जो मुख्य व्यू रचनाएं हैं, आपकी जो मुख्य वहां पर क्या है, रणनीतियां हैं, आपकी कुंजीगत बातें हैं, किसमें, रेमेडिएशन में, आपकी उपचारात्मक या फिर ये कहें सुधारात्मक प्रकृति के अंदर। तो बच्चे हैं उनमें रीडिंग डिफिकल्टीज आती हैं, पढ़ने की कमियां आती हैं, पढ़ने की कठिनाइयां आती हैं, तो वो कौन सी होती हैं। यहां पर इसमें से कौन सी कठिनाइयां नहीं पूछी हैं, आपको डिफिकल्टीज नहीं पूछी हैं, बल्कि क्या पूछी हैं वहां पर, स्ट्रेटजीज पूछी हैं। आपकी वहां व्यू रचना, आपकी रणनीति आपसे वहां पर पूछी गई है। यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए आप क्या करते हैं बताओ, आपका वहां पर सभी प्रकार का एक ऐसा नोशन, एक ऐसा आइडिया वहां पर आप देते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बच्चों का स्तरीकृत उपागम रहता है। गौर करना, जब बच्चों को आप क्या दे रहे हैं, रेमेडिएशन दे रहे हैं, तो सारे बच्चों का एक ही स्टैंडर्ड पर आधारित
एक ही तरीके का उपागम होना चाहिए क्या? नहीं ना। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं, तो सबकी अप्रोच स्टैंडर्ड की होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। ठीक है। फोकसिंग ऑन ग्रुप डिस्कशंस रेदर देन इंडिविजुअल वर्क, आप बच्चों के व्यक्तिगत कार्य को उपेक्षित करते हुए उसकी बजाय समूह के विचार विमर्श पर फोकस करते हैं, तो यहां पर ये फिर से ग्रुप पे चला गया। हमें कैसा चाहिए था? इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल इसमें नहीं मिला, दो कट गए। अगला, प्रोवाइडिंग फनिक्स बेस्ट इंटरवेंशंस, आप ऐसी चीजें उपलब्ध करवाते हैं जो चीजें कैसी होती हैं आपकी आपस में हस्तक्षेपित अवस्था के साथ में चीजों की साउंड से जुड़ती हैं, जिसमें दो स्किल कवर होनी चाहिए। कौन कौन सी? आपका लिसनिंग कवर होनी चाहिए और साथ में आपके पास में कौन सा? स्पीकिंग। ये दोनों में से वहां पर एक भी नहीं बल्कि दोनों ही कवर होनी चाहिए। एक भी कवर होती अच्छी है लेकिन दोनों इसमें क्लियरली कवर होनी चाहिए। तो ये जो आपका है ना फनिक्स बेस्ट इंटरवेंशन का मतलब, जब जब बच्चा उलझता है तब तब टीचर उसकी क्या करेगा? मदद करेगा, हेल्प करेगा और साथ में वहां पर उसके लिए सेपरेट काउंसलिंग रखेगा, सेपरेट गाइडेंस वहां पर देना चाहेगा। तो ये इसके आंसर के करीब जाएगा। मैं फिर कहूंगा यहां ये एग्जैक्ट नहीं माना जाएगा बेटा, यहां पर ये क्या है? इसके करीबी है। एग्जैक्ट आंसर यहां पर नहीं। जहां जहां मैं करीबी लिखता हूं इसके मायने समझ जाना कि पेपर सेटर इसमें कुछ और डालने की कोशिश जरूर करेगा। प्रायोरिटाइजिंग, आप प्राथमिकता देते हैं किसको? एग्जाम प्रिपरेशन, परीक्षा की तैयारी को, बजाय किसके? कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स यही है बेटा, कौन सा? लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपका वहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, एस नहीं है बल्कि आर है, यानी सुनकर किसी चीज को ढंग से मनना, चिंतन करना, उसका जवाब देना, या फिर पढ़ना और ढंग से पढ़कर उस चीज का जवाब देना। तो कॉम्प्रिहेंशन दो प्रकार से लिया जाता है। कौन कौन सा? एल और आर वाला। एल का मतलब लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन से है, आर का मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से है। तो यहां पर ये जो चीजें अपन देखते हैं तो इनको प्राथमिकता एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर मिलनी चाहिए। किसको? कॉम्प्रिहेंशन को। और ऑप्शन में क्या लिखा है कि एग्जाम प्रिपरेशन है, उसके ऊपर वहां पर ये नहीं है बल्कि इनके ऊपर कौन है? एग्जाम प्रिपरेशन है। एक बार फिर सुनना, प्रायोरिटाइजिंग, प्राथमिकता दें किसको? परीक्षा की तैयारी को। किसके ऊपर? समझ के कौशल के ऊपर। तो ये गलत चीज है, समझ के कौशल के ऊपर ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। अगली बात पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका आज का 8वां है, देखना सवाल क्या लिखा है। विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, निम्नांकित में से कौन सी पद्धति ऐसी है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? कब की बात है? व्हेन एड्रेसिंग, जब आप संबोधित करते हैं किसको? मैथमेटिकल डिफिकल्टीज, यानी गणितीय परेशानियों को। किसमें? इन ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी में। ड्यूरिंग रेमेडियल टीचिंग, जब निदानात्मक, उपचारात्मक या सुधारात्मक शिक्षण है उसे आपका काम में लिया जाता है। तो जब भी आप बच्चे को क्या करते हैं? मैथमेटिकल डिफिकल्टीज हैं उनको सोल्व करवाना चाहते हैं, कौन से टीचिंग में? रेमेडियल टीचिंग में करवाना चाहते हैं, तो बच्चे को जब आप संबोधित कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऐसा कौन सा आपका मेथड या अप्रोच है जिसे सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है? बच्चे से क्या करवाएंगे? टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स विदाउट विजुअल एड्स, बच्चे के लिए आप ऐसी अवधारणाएं सिखा रहे हैं जो कैसी हैं? एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, बच्चा जानता नहीं है। और इसमें बच्चे के पास में आपकी दृश्य सामग्री होनी चाहिए, विजुअल एड्स होने चाहिए, लेकिन वहां नहीं है, तो ये तो कमी होगी। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो आपके पास में विजुअल एड्स होने चाहिए, और यहां क्या लिखा है? विजुअल एड्स नहीं है, तो ये चीज कटेगी। अगली बात, प्रोवाइडिंग सिंप्लीफाइड वर्कशीट्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, बच्चे को ऐसा गतिविधि का काम दें, ऐसे आपके कार्य पत्रक दें। अगर इसे हिंदी में पढ़ूं तो इसे कार्य पत्रक कहा जाता है। सरलीकृत अवस्था में उन्हें उपलब्ध करवाए जाए आसान तरीके से, और ऐसी गतिविधि करवाई जाए जो कि हाथों हाथ उसी वक्त हो जाए, जहां टाइम वेस्ट ना हो, फालतू के संसाधन की आवश्यकता ना हो, प्रैक्टिकल नेचर में लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने वाले तरीके से, तो यह काम उस बच्चे से करवाया जा सकता है। अगली चीज पे आना, गिविंग असाइनमेंट्स, बच्चे को वो कार्य दे दें, कौन सा? सिमिलर प्रॉब्लम्स का। अगर आपकी बच्चे की प्रॉब्लम दूर हुई नहीं है और आपने दूसरी प्रॉब्लम पकड़ा दी है तो बच्चा उसमें नीरस हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट लेना
बंद कर देगा। तो पहले उसकी प्रॉब्लम दूर कीजिए, उसे समझाइए, फिर उसी प्रॉब्लम पर क्या दीजिए, वर्कशीट। आपको एक सवाल नहीं आ रहा है, मैंने उस सवाल को आपको समझाया नहीं, वैसा एक सवाल आपके सामने और लिख दिया, तो आपकी प्रॉब्लम कम नहीं हुई बल्कि उसकी प्रॉब्लम में इजाफा हो गया, आपकी प्रॉब्लम में वृद्धि हो गई, बढ़ गया। ठीक है, इसलिए उस प्रॉब्लम को पहले दूर कीजिए, फिर वैसा सवाल दूसरा निकलवाइएगा, ये यहां से हटेगा। फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन मेमोराइजेशन टेक्निक्स, जो स्मृतिकरण है उसकी तकनीक है, उसमें आप क्या करें, आपका विशिष्ट तौर पर ध्यान दें। तो बच्चे से रट्टा थोड़ी मरवाएंगे, मैथ जैसा जो सब्जेक्ट होता है रट्टा मारने का होता है या प्रैक्टिस का होता है, प्रैक्टिस का वहां पर माना जाता है। अगले सवाल पे आ जाइए आपका। अब आज का सवाल अपने पास में 9वां सवाल है, इसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। विच टाइप ऑफ असेसमेंट, निम्नांकित में से कौन सा आपका असेसमेंट या आकलन का ऐसा प्रकार है इज मोस्ट बेनिफिशियल, जो सबसे ज्यादा लाभकारी है, सबसे ज्यादा आपका वहां पर फायदेमंद है। ठीक है, फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज, जब हम उन क्षेत्रों को पहचानें, ऑफ वीकनेस, जो कमजोरी के होते हैं इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में, ड्यूरिंग रेमेडियल टीचिंग, आपके उपचारात्मक या सुधारात्मक शिक्षण के दौरान। एक बार फिर से इसे पढ़िएगा बच्चों, यहां पर रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है, जो आपका उपचारात्मक या सुधारात्मक जो शिक्षण करवाया जाता है, तो उस वक्त ऐसा कौन सा हम आकलन करें जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है इन चीजों को पहचानने में। जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं, किसके मतलब आपके वीकनेस के हैं, वीकनेस का मतलब आपका कमजोरी के हैं। ठीक है, उनकी बात अगर अपन करते हैं तो कौन सा एरिया देखने को मिलेगा, तो दो चीज तो आप सरासर काट दीजिएगा। एक तो कौन सा, पीयर असेसमेंट, मतलब हम उम्र। पीयर का मतलब क्या है, जो लड़के लड़कियां हम उम्र होते हैं, या इन्हें दूसरे शब्दों में कहूं तो क्या कहा जाता है, आपका समवयस्क कहा जाता है, वो बच्चे आपस में एक दूसरे का आकलन करें, तो ये रेमेडियल टीचिंग टीचर करेगा। ठीक है, ना कि बच्चे करेंगे। सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन, बच्चा खुद का आकलन खुद करेगा, तो रेमेडियल कहां हुआ, रेमेडियल में बच्चे करेंगे, टीचर करेगा। तो अब अपने पास में असेसमेंट दो बचे, कौन कौन सा, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो फॉर्मेटिव क्या होता है, कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान, पढ़ाने के दौरान होता है, और समेटिव कब होता है, पढ़ाने के बाद में होता है। तो जो आपको वीकनेस ढूंढनी है, पढ़ाने के बाद ढूंढेंगे या पढ़ाते हुए ही ढूंढ लेंगे। आपका जो सत्र पर्यंत आपका अध्यापन कार्य चल रहा होता है, उस वक्त उस शिक्षण कार्य के तहत आप पता करेंगे। जब आपने बच्चे को ग्रेड दे दी, डिवीजन दे दी, उसका प्लेस बता दिया, उसे फेल पास आपने बता दिया, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण आपने बता दिया, उसके बाद में उसका कोई आधार नहीं बचता है सुधारात्मक प्रवृत्ति के लिए। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, फाइनल रिजल्ट के बाद में होता है, या फिर आपका ड्यूरिंग द सेशन होता है, ड्यूरिंग द सेशन होता है। तो समेटिव तो कहां आता है, एट द एंड आता है, आपका आखिर में आता है। और ये जो पार्ट में लिख रहा हूं, कौन सा, फॉर्मेटिव वाला, ये कब आता है, ड्यूरिंग आता है। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा, आपका फॉर्मेटिव वाला। ये ध्यान रखना, जैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, आपका सेक्शन 70 खत्म नहीं हुआ है, बीच में आप उसकी कमियां ढूंढकर उसमें सुधार करने का काम कर रहे हैं, ये समेटिव में नहीं बल्कि किस में आता है, फॉर्मेटिव में। और जब आप उसका रिजल्ट देते हैं, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, वो किस में जाएगा, आपका समेटिव में। तो आज का अपना आखिरी सवाल अपन लेते हैं, यहां पर नंबर 10 का सवाल। मैंने कहा था कि कम से कम इतने सवाल तो अपन जरूर लेंगे, किसी किसी क्लास में 5-5 सवाल भी अपने गए हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा कि बढ़ाऊंगा, एक वक्त ऐसा आएगा इससे भी अपन और बढ़ाएंगे, बीच में बढ़ा भी चुका हूं, 45 सवाल भी आपको मैंने एक साथ दिए हैं। Which of the following is a key difference? निम्नांकित में से ऐसा कौन सा है जो कि आपकी मूलभूत कुंजीगत भिन्नता है बिटवीन रेमेडियल टीचिंग के बीच में, और साथ में बताओ कहां पर आपका रेगुलर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नियमित तौर पर जो आपका इंस्ट्रक्शन आता है, अनुदेशन आता है, शिक्षण कार्य वहां पर आपका पढ़ा जाता है। मतलब यहां पर पढ़ा जाता का मतलब पढ़ा टीचर के लिए नहीं, टीचर तो पढ़ाएगा ना, बच्चे के लिए है कि बच्चा इस चीज में वहां पर किस तरीके से पढ़ता है। मैं फिर बोल रहा हूं, नियमित जो कक्ष का अनुदेशन या शिक्षण होता है उसमें, और जो रेमेडियल टीचिंग है आपका, वहां उपचारात्मक या फिर सुझावात्मक और सुधारात्मक और निदानात्मक स्तर पर जो रेमेडियल आपकी टीचिंग चलती है उसमें, और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में मूल तौर पर फर्क क्या देखने को मिलेगा। मतलब दोनों चीजें हैं कैसी आपकी वहां पर। ठीक है, उस चीज को आपको चेक करना है, गौर करो। रेमेडियल टीचिंग इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स विथ एकेडमिक डिफिकल्टीज। रेमेडियल टीचिंग केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए होता है जिसमें अकादमिक परेशानियां आती हैं। बेटा ये हाफ हार्टेड हो गया, एकेडमिक नहीं,
पर्सनल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, केवल स्कोलेस्टिक नहीं, को स्कोलेस्टिक हो सकती हैं, केवल करिकुलर नहीं, को करिकुलर हो सकती हैं, केवल शैक्षिक नहीं, सह शैक्षिक हो सकती हैं। तो एकेडमिक नहीं, को एकेडमिक, को करिकुलर, को स्कोलेस्टिक, पर्सनल, इम्पर्सनल, इन डिफिकल्टीज पर भी बच्चे को क्या दी जा सकती है, रेमेडियल टीचिंग। तो ये आधा है। रेगुलर इंस्ट्रक्शन फोकसिस, जो नियमित तौर पर आपका अनुदेशन या शिक्षण होता है, इस बात पर आपका आधारित रहता है, प्रकाश डालता है, दबाव डालता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या हैं। जब आपका रेमेडियल इंस्ट्रक्शन होता है, वो क्या नहीं करता बताओ, आपका डजंट, सामने नहीं लाता है। थोड़ा सा आपका मटेरियल यहां कटा है, मैं लिख देता हूं, आप भी अपना पेन उठा लीजिए और इस चीज को देख लीजिएगा। इसमें क्या है, जब अपने पास में रेमेडियल इंस्ट्रक्शन है वो अवेलेबल नहीं होता। दोबारा बोल दूं, रेगुलर इंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन इंडिविजुअल नीड्स व्हाइल रेमेडियल इंस्ट्रक्शन डजंट। ये एन अपोस्ट्रोफी टी ऐसा ऐसा लिखा हुआ है यहां पर, इतना सा पार्ट आपका कटा हुआ है, ज्यादा वहां नहीं है। ठीक है, सुनना इसमें कि नियमित आधार पर जो अनुदेशन दिया जाता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं का, वो आपका प्रकाश डालने वाला किस बात पर कि केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं पे दे दो, बिल्कुल ठीक है। कौन सा, क्लासरूम वाला, लेकिन ये सबको समूह में देता है और यहां उल्टा लिख दिया, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, ये तो देता है। तो यहां डजंट आना चाहिए या डज आना चाहिए, डज आना चाहिए। क्लासरूम में भी ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन रेमेडियल टीचिंग में तो हर हाल में, मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए लिखा था, कौन सा, आईईपी, व्यक्तिगत आधार पर यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो ये दूसरा कट गया। अगली बात पे आओ, रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व, रेमेडियल टीचिंग में शामिल करते हैं किसको अपन, पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज, व्यक्तिगत आधार पर रणनीतियों को जो एड्रेस करती हैं, संबोधित करती हैं किसको, स्पेसिफिक वीकनेसेस को। ठीक है, मतलब विशिष्ट प्रकार की जो आपकी कमियां होती हैं उनको छांटा जाता है, उन पर आपका काम किया जाता है, उन चीजों को वहां पर सामने रखा जाता है। यहां पर भी आप, इसमें थोड़ा सा कटा है तो इसमें क्या लगा दें, आपका एस लगा दें, वीकनेसेस। एक बार फिर बोल रहा हूं, रेमेडियल टीचिंग में व्यक्तिगत आधार पर जो रणनीति होती है, जिन्हें विशिष्ट प्रकार की कमजोरियां हैं, उन्हें आपका वहां संबोधित करने के लिए कहा जाता है, बिल्कुल कह सकते हैं। अगली बात पे यहां पर आए, रेमेडियल टीचिंग इज नॉट करिकुलम बेस्ड, रेमेडियल टीचिंग है वो आपका पाठ्यक्रम पर आधारित ही नहीं है। कौन कहता है, बिल्कुल पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपको मैंने कहा रेमेडियल टीचिंग कैसा है, इंडिविजुअली, इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, व्यक्तिगत आधार पर जो भिन्नता है उसके आधार पर सारी की सारी इसमें स्ट्रेटजीज हैं, सारी की सारी जो इसमें रणनीतियां फिर व्यू रचनाएं हैं, उनको देखने के लिए यहां पर इसे बताया जाता है। तो अब मैंने आपके सामने 10 सवाल बेटा यहां पर रखे, ठीक है, और आपके लिए आज स्पीड भी स्लो की है। कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई कि सर हमें थोड़ा सा इशू रहता है। इशू क्या रहता है सर, कि हमारा जो बैकग्राउंड है ना वो किसका नहीं है, वहां पर इंग्लिश का नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज ये बोली थी कि आपके पास में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती, मेरी स्पीड बढ़ भी जाती तो कोई समस्या नहीं, वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा धीमा कर लें। आज मैंने अपनी स्पीड को भी काफी धीमे वहां पर किया है। तो अब जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो एक चीज दिमाग में डालें कि रेमेडियल है क्या, डी टेस्ट है क्या, आईईपी है क्या, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस है क्या, करिकुलर, को करिकुलर, स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बच्चों का सारा स्टैंडर्ड होना चाहिए अलग अलग, या फिर आपका एक ही स्टैंडर्ड पे काम करना चाहिए। इन 10-12 पॉइंट्स पे आप फोकस करते हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। आप किसी भी सवाल को देखते हैं तो आपने गौर किया होगा, मैं सीधा आंसर नहीं लगा रहा हूं बल्कि एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। और यही मैं आप बच्चों से चाहता हूं कि आप एक एक चीज को वहां देखें, जो चीज नहीं समझ में आती उसको दोबारा से आप वॉच करें, अपने साथियों के साथ शेयर तो करना ही करना है। लेकिन अभी भी रेमेडियल जो टीचिंग का जो पार्ट 2 मैंने आपको बताया है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसमें पार्ट 03 में और लेकर आऊंगा। एक टॉपिक की अगर आप मेरे से 40 से 50 सवाल कर लेते ना बेटा, उसके बाद में उस टॉपिक में कुछ बचता नहीं है, घूम फिर के सवाल वहीं से उठने हैं। एक सवाल में फिर आपको जवाब देता हूं। बच्चों ने कहा कि सर लैंग्वेज 1 जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें हमें सिलेबस में कहीं पर भी होम लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं लिखा हुआ मिल रहा है। बेटा नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं, लेकिन सिलेबस में क्यों, रीजन सुनना। आपके वहां पर एक कंटेंट लगाया हुआ है मेथड्स एंड अप्रोचेस, जब जब मेथड्स अप्लाई करोगे तब तब होम लैंग्वेज का नाम आएगा, जब जब आप वहां पर अप्रोचेस और मेथड्स का नाम लेते हैं तो मल्टीलिंगुअलिज्म भी वहां काम आएगा, कि वो बैरियर बनता है या फिर वो आपका सपोर्ट करने वाला बनता है। ये सारी चीजें आपको वहां पर इसमें देखनी है, ठीक है। तो उनको पढ़ना है बेटा, चाहे आप लैंग्वेज 1 के हैं या लैंग्वेज 2 के हैं, इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना काफी होगा। उम्मीद करता हूं कि आपका सेशन बेहतरीन गया होगा। मिलता हूं आपका नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार साथियों।